हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन स्किल में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा और कैसे आप अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट ला सकते हैं और कौन सा हॉस्पिटल में आपको काम करके अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और भी ज़्यादा ओपन होगी। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, सो मेक श्योर इस वीडियो को आखिरी तक देखना। पसंद आ जाए तो ज़रूर से शेयर भी कर देना। कमेंट सेक्शन में राय दिए बिना मत जाना। ये वीडियो कैसा लगा, क्या सीखा, क्या आपके लिए बेनिफिट है और किसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो, ये भी जरूर बता देना अगला वीडियो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में कि आज मैं आपके बहुत सारे सवालों को क्लियर करने वाला हूं। सो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी MHA या MBHA खत्म करके आप बाहर आते हैं तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि अब मेरी जॉब के लिए मैं कहाँ अप्लाई करूं। ठीक है, ये आपके दिमाग में आता है। आप हॉस्पिटल हेल्थ केयर, ऑब्वियसली आपने हॉस्पिटल हेल्थ केयर में जाना है तो आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। वो ये गलती करते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में चले तो जाते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब पकड़ के उसमें काम करने लग जाते हैं। जो मैं बता रहा हूं कहीं हद तक गलत है और इस कारण से बहुत से लोगों को अपने एडमिन स्किल में रिफाइन नहीं हो पाती और वो एक्सपोजर नहीं पाते और एक स्टैग्नेंट हो जाते हैं। मतलब कि एक जगह पे आके रुक जाते हैं जहां ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है, ना जहां उनका कुछ टैलेंट बढ़ता है और उनको ऐसा लगता है कि यार हम फंस गए आके, अब इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो क्या वो गलती होती है? गलती होती है कि हम सबसे पहली चीज एडमिन स्किल में हम ग्रो क्यों नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपनी स्किल को रिफाइन नहीं करते और उसको नीश नहीं ढूंढते। बिल्कुल आपने सही सुना। एडमिनिस्ट्रेशन जब आप करके आते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज एक ध्यान में रखना है, आपका नीश डिसाइड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन स्किल में। अब आप बोलेंगे भैया एडमिनिस्ट्रेशन में भी नीश होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि नंबर 1 एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप आते हैं तो आप फ्लोर मैनेजर बनते हैं, ऑपरेशंस को संभालते हैं, आप हॉस्पिटल के काम को संभालते हैं। दूसरा होता है जो आपको क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं, जो NABA JCI एक्रीडेशंस के हॉस्पिटल की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तीसरा होता है जो आपके रिसेप्शंस और डॉक्यूमेंटेशंस और HR और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। चौथा होता है जो स्पेसिफिक कोई डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करते हैं और लास्ट होता है जो स्पेसिफिक NABA JCI में काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो आपने देखा, हम क्या सोचते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, अब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो जो जॉब मिल गई उसमें घुस जाते हैं। नो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलती आप लोग मत करना। जब आप अपनी डिग्री खत्म करते हो ना तो पहले अपने दिमाग में एक माइंडसेट रख लेना कि मुझे इस फील्ड में, इस नीश के अंदर जाना है। जैसे कि मुझे क्वालिटी में जाना है तो मुझे एज अ क्वालिटी मैनेजर बनना है, तो मुझे अपने एज अ क्वालिटी मैनेजर के लिए मुझे बेसिक्स स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑपरेशंस, फ्लोर मैनेजर, ये सब करना पड़ेगा। NABA JCI की नॉलेज लेना पड़ेगी, उनके बारे में सीखना पड़ेगा, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा और फिर मैं अपनी फील्ड में ग्रो करूंगा। ठीक है। अब अगर आप बोलते नहीं मुझे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाना है तो आप HR और ये एडमिन के HR डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जहां पे आप पर्सनल असिस्टेंट या GM या GA बन सकते हैं। आप वहां पे जाके पूरा डॉक्यूमेंटेशंस पे पार्ट काम कर सकते हैं। अब अगर आप बोलते नहीं मुझे हॉस्पिटल के अंदर की ऑपरेशंस को संभालना है तो आप एज एन ऑपरेशन मैनेजर जा सकते हैं, जहां फ्लोर्स पे हो रही गतिविधियां, फ्लोर्स पे जैसे कौन सा पेशेंट आ रहा है, कौन सा जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो एडमिन की जो कैटेगरी है ना वो बहुत बड़ी है। उसमें अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप एज एन एडमिन कौन सी स्पेसिफिक फील्ड में घुसकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब होता क्या है ना कि हम सोचते हैं यार अब हम हॉस्पिटल एडमिन बन गए, अब हम जाते हैं और हम बिना विजन के, बिना नीश डिसाइड करे हम बस सारी जिंदगी फ्लोर मैनेजर बन के रह जाते हैं या क्वालिटी में चले जाते हैं या बस हम कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के मैनेजर बन के रह जाते हैं। फिर हमें लगता है यार भैया हमने ये थोड़ी सोचा था, हमने तो सोचा था हम लाखों में कमाएंगे लेकिन हम हजारों में कमा रहे हैं और हम ग्रो भी नहीं कर रहे। तो उसका सबसे बड़ी फॉल्ट ये है कि हमारी माइंड में क्लैरिटी नहीं होती कि हमें एज एन एडमिन कौन सी नीश में ग्रो करना है। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि आप कौन सी नीश में जाकर ग्रो करना चाहते हो। नंबर 2, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। जब आपने नीश फाइंड कर ली तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको बेसिक फाउंडेशन से ही शुरू करना पड़ेगा। अब इसका मतलब समझो, अब आप कोई भी हॉस्पिटल जाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करके मत जाना कि मैं आज जाऊंगा तो मुझे वो पोजीशन आज ही मुझे ऑफर में हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी जाएंगे तो आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब मिलेगी। जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब क्या होती है, आपको
पेशेंट केयर सर्विसेज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको हाउसकीपिंग स्टाफ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट में रखा जा सकता है कि आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को कितना अच्छा मैनेज करते हैं। आपको हो सकता है एमआरडी डिपार्टमेंट में रखा जाए कि आप वहाँ फाइल को स्टडी करें, फाइल को अरेंज करें, उनके पेपर वर्क को ध्यान से देखें। आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल के ऑपरेशंस को तो देखने के लिए आपको असाइन करा जा सकता है कि एज अ फ्लोर मैनेजर। हो सकता है आपको बिलिंग काउंटर पे बैठा दिया जाए एज अ टीपीए डेस्क पे कि आप वहाँ जाके इंश्योरेंस और कैसे पेशेंट को प्रोसेस करना है। तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी ना बॉस, वो बेसिक ही होगी। तो आप ये सपना देखे मत जाना। होता है क्या, बहुत सारे लोग सोचते हैं अब हम एडमिन बन गए तो हम सीधे मैनेजर पोस्ट पे जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे लोग जाते भी हैं, लेकिन आपको मैं बिल्कुल माइंडसेट बता रहा हूँ, ग्राउंड से ही काम करना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ वो बहुत अच्छा है। अगर आप ग्राउंड से सीख के जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी और आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। क्योंकि मैंने रियलिटी बता रहा हूँ ना, मैं ग्राउंड लेवल से गया हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है और फक्र होता है, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप देखते हो ना, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है जो किताबों में होती है। क्योंकि मैं वहां से आया हूं, मैंने देखा है बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताता जाऊंगा। और अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बता देना, ठीक है। सो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेसिक फाउंडेशन से आप क्लियर करें। एकदम सपना सजा के मत जाए कि मैं मैनेजर, अब मैंने एडमिन पास कर लिया तो मैं बस अब मैनेजर पोस्ट से नीचे उतरूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। आपको बेसिक्स ऑपरेशन से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके बहुत सारी डिटेल्स, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको सीखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट आता है कि कौन से हॉस्पिटल में जॉब करना सही रहेगा। देखो, अब मैं इसका भी जवाब आपको देता हूँ। अब यहाँ पे जब बात होती है कि कौन सा हेल्थ केयर, कौन सा हॉस्पिटल मेरे लिए अच्छा रहेगा मेरे स्टार्टिंग करने के लिए, तो मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में, आप बड़ी सिटीज़ में जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, या आप मुंबई हो गया, तो यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको बुलाया जाता है। लेकिन मैं आपको अगर एक स्टार्टिंग बोलूँ तो आप स्टार्टिंग में अपने लोकल, जो आपके एरिया में या आपके शहर में जो एक अच्छा हॉस्पिटल है जिसका नाम बहुत है, जहाँ पेशेंट्स बहुत आते हैं, ध्यान से सुनो, जहाँ पेशेंट्स बहुत आते हैं, बहुत पेशेंट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है, वहाँ से शुरू करो। उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पेशेंट आते हैं, अब आप देखो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते हैं पर वो बहुत ही लग्जीरियस और बहुत हाई फाई, बहुत ही स्टैंडर्ड वाले इंटरनेशनल पेशेंट होते हैं। तो वहाँ फ्लो थोड़ा सा मिनिमल होता है एज कम्पेयर टू बेसिक। अगर आप कोई रेगुलर ऐसे बड़े हॉस्पिटल में ना जाके आप कोई अपने एरिया या अपने शहर में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल आप देखोगे जो अच्छा है, 100 बेडेड है, 150 बेडेड भी है, तो इट्स फाइन। 100 बेड इज़ गुड टू स्टार्ट। अगर आप 100 बेड हॉस्पिटल में भी जाते हो तो, या 50 बेड में जाते हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पेशेंट फ्लो ज़्यादा होगा। और आप वहाँ जहाँ पेशेंट फ्लो ज़्यादा होगा ना, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। अब हम सोचते हैं कि हम सीधे 5 स्टार कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले जाएं। हम चले जाते हैं, ना हमारे को अंग्रेजी आवे ना हमें अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी आती है अच्छी तरह, ना हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है, ना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाते हैं, क्योंकि हम जो किताबों से सीख के आए हैं वो एक अलग चीज़ दुनिया है। और जब आप, मैंने बोला था ना किताबों की दुनिया अलग है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं ना तो वो बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपको प्रैक्टिकली करना पड़ती है चीज़ें। तो हर पेशेंट आपके पास बहुत लविंग और वेलकमिंग नहीं होगा। आपको बहुत आसानी से आपको नहीं बोलेगा, आपकी हर बात मानेगा। रिबेलियस होंगे, लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, केओस होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी। आपको उसी चीज़ में सीखने को मिलेगा। वही एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ आप बहुत कुछ सीखोगे। मैंने जब शुरू करा था तो मैं अपने हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा बिकॉज ऑफ एंडोर्समेंट, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत ही अपने एरिया के हॉस्पिटल से शुरू करा था और मैं देखता था वहाँ हफ्ते में एक दिन लड़ाई होनी होती थी। तो मुझे वहाँ सीखने को मिलता था कि मैं कैसे इन लड़ाइयों को डील करूँ। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की लड़ाइयाँ जो होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है बॉस। वैसे बता दूँ मैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो लड़ाइयाँ होती है वो हाथ पाँव की तो होती हैं, लेकिन वो लीगल बहुत हो जाती है, क्योंकि वहाँ बड़े लोग आते हैं, वहाँ सीधे केस होते हैं, बड़े सीधे केस होते हैं, और वहाँ चांसेस होते हैं ब्लैक लिस्ट होने के। लेकिन ये जो हॉस्पिटल जो एरियाज होते हैं इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हाथापाई भी होती है, लेकिन इतना नहीं तो पुलिस आके सुधार भी देती है। यहाँ पे इतना डर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जो आप वहाँ नहीं सीख पाओगे। आप यहाँ लोकल पर्सन से कैसे बात करोगे, वहाँ पे अटेंडेंट से कैसे बात करोगे, डॉक्टर कैसे आते हैं, कैसे आरओमोज लोगों को डील करते हैं, कैसे आप डिस्चार्ज करते हो, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहाँ तो डिस्चार्ज समरी हाथ से बनानी है, आपको चेक करना है मैनुअली। मेहनत बहुत होती है पर एक्सपीरियंस टॉप क्लास होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा
पहले एरिया वाइज या अपने शहर में कोई ऐसा हॉस्पिटल ढूंढो जहाँ पेशेंट्स बहुत आते हो और वहाँ अप्लाई करो। और मैं बताऊँ वहाँ एक और बेनिफिट क्या रहेगा, जब आप अच्छी डिग्री लेके वहाँ जाओगे ना तो आपकी रेप्यूटेशन स्टार्टिंग से ही अच्छी रहेगी। मतलब स्टार्टिंग से ही ना लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आप एकदम बड़े हॉस्पिटल में चले जाओगे ना तो ये आपको डिसएडवांटेज होगा। लोग आपको हल्के में ले बोलेंगे और बोलेंगे अरे ये तो अभी नया नया फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे, भले ही चाहे आप अपने एरिया के हॉस्पिटल का लेके जा रहे हो, लोगों को क्या करना, लोगों को तो ये पता रहेगा कि यार एक मैनेजर पोजीशन पे आया है और 5 साल 2 साल 6 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया है, तो वो बड़े हॉस्पिटल में इवेंचुअली आपकी रेपुटेशन भी अच्छी बनेगी और लोग आपको दबाने के लिए पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये चीज़ मैंने करी थी। मैं लोकल हॉस्पिटल्स में काम करा, पहले मैंने कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मूव होने लगा। तो मेरे को क्या था कि शुरू से ये प्रिविलेज मिला और ये चीज़ मैंने सीखी कि कैसे कम्युनिकेट करना है ग्राउंड लेवल से, कैसे कम्युनिकेट करना है इंटरनेशनल लेवल से। ये सब मैंने जीरो से सीखा। तो इसलिए कोशिश करें कि ग्राउंड जो एरिया वाइज हॉस्पिटल हैं जो आपके शहर में, उनसे शुरू करें जहाँ पेशेंट्स बहुत आते हैं और बहुत केओस भी आपको देखने को मिलेगा, और पर आपकी रेपुटेशन अच्छी बनेगी और वहाँ आपको पता रहेगा कि कैसे चीज़ों को डील करना है। तो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको कौन से हॉस्पिटल में ग्रो करना है कि आपका एक्सपोजर बढ़े। आपको एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको सीखने के लिए वो ग्राउंड जो मैंने बताया हॉस्पिटल्स ठीक है, लेकिन आपको ग्रो करने के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मूव करना ही है। ये अपने दिमाग में एक फोकस बना लो कि अगर आप एज एन एडमिन कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको जाना अनिवार्य है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ हॉस्पिटल के नाम, दे आर नॉट पेइंग मी बट आई एम गिविंग इट, कि मैं आपको उनके नाम बता दूं बिकॉज मैंने उनमें काम करा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो है ना, उसके बाद आप ले सकते हैं मेदांता, फोर्टिस, मैक्स हॉस्पिटल। तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं आप इधर ज़रूर जाएं। इनमें तो आपको मान के चलो 2-2 साल जॉब करना है, क्योंकि मैंने इन सबों में कम से कम 2-2, 3-3 साल जॉब करी है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस अच्छा है और उसी के बेस पे मैं आज बाहर हूँ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है और आपको उस लेवल पे जाना है, तभी आप ग्रो करोगे, तभी आप बड़े होगे, ठीक है, और तभी आपको चांसेस हैं कि आपकी रेप्यूटेशन भी बहुत स्ट्रांग बनेगी। नाउ मैं आपको एक हैक देता हूं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अच्छी सैलरी पाने से लेके बेसिक से सीखने तक का, ठीक है। एक हैक है जो मैंने एक्चुअली करा था और सीखा और मैंने अप्लाई करा और उससे मेरी सैलरी जस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में डबल हो गई थी ज्वाइन करते ही साथ। वो क्या है, और मेरी पोजीशन भी मुझे बहुत अच्छी मिली थी, वो है कि आपको एक ऐसा हॉस्पिटल, जब आपने अपना बेसिक फाउंडेशन हॉस्पिटल से सब कुछ सीख लिया, ठीक है, अब आपको कॉर्पोरेट सेक्टर पे सीधे मूव नहीं होना है। सुनो मेरी बात, अब आप जैसे बेसिक हॉस्पिटल में जाके आपने 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है, अब आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव होने के पहले एक ऐसा हॉस्पिटल में मूव होना है जो या तो बिल्कुल नया नया खुला है, जहां पेशेंट्स कम आते हैं, जहां बहुत जीरो से चीजें शुरू हो रही, या फिर एक ऐसा हॉस्पिटल जो अभी NABH या JCI में एक्रीडेट नहीं हुआ है या प्रोसेस में है, या फिर एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे पेशेंट्स बहुत है पर सिस्टम नहीं है। वहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं जाने को, जब आप वहां पे अपने इस 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओगे, आपके पास सबसे बड़ा चांस रहेगा कि आप वहां पे सीधे एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। ये बोल सकते हो कि आपके इधर ये सिस्टम नहीं है सर, क्वालिटी, पहले आप वहाँ थोड़ा सा रेकी करो, मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे जाके देखो एक बार। जैसे मैं जब मूव आउट करा था तो मैं जिस हॉस्पिटल में अप्लाई करने वाला था ना, वहाँ पे एज अ नॉर्मल पर्सन वहाँ गया, मैंने हॉस्पिटल में जाके देखा, लोगों से बात करी, वहाँ के मैंने स्टाफ को चेक करा ऐसे ही घूमते घामते, और देखा कि वहाँ कौन कौन है कौन कौन नहीं है, उनके बारे में न्यूज़ में पढ़ा, उनके बारे में उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ा, कौन कौन सी पोजीशंस है, कौन कौन से पोजीशन है, क्या ये एक्रीडेट है कि नहीं, क्या ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, कितने पेशेंट आ रहे हैं। तो थोड़ा स्टडी आपको करना पड़ेगा। फिर आप जब वहाँ अप्लाई करो तो आपको पता लग जाएगा कि यार यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, वहाँ पे ये वाला मैनेजर नहीं है, वहाँ पे ये क्वालिटी मैनेजर नहीं है। तो चांसेस क्या है कि क्योंकि आप एक्सपीरियंस से आ रहे हो और आप बोलोगे कि मुझे इसके बारे में नॉलेज है, आपको वो पोजीशन मिलेगी। और जब आप वहाँ एज अ क्वालिटी या एज अ फ्लोर मैनेजर लग गए तो आप वहाँ 2 साल टिके रहो और वहाँ बेहतरीन सिस्टम बिल्डअप करो, और फिर जब आप कॉर्पोरेट में मूव करोगे ना तो आपके पास बहुत बड़ा चांस होगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत बेसिक स्टार्ट करा एज अ मैनेजर, एज अ लैब टेक्नीशियन के लैब मैनेजर से शुरू करा कि मैं एक स्पेसिफिक लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी का इंचार्ज था, मैं लैब का इंचार्ज था, लैब एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने लैब को मैनेज करा। फिर मेरा काम अच्छा लगा लोगों को तो उन्होंने मुझे फ्लोर मैनेजर में भेजा, फिर ऑपरेशन में भेजा। फिर मैंने वहाँ से क्विट करके
मेरे को कॉर्पोरेट में जाना था, मुझे मालूम था मुझे इस बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करके आगे निकलना है। तो मेरे को मालूम था कि अगर मैं ये डिग्री, ये एक्सपीरियंस, मतलब ये एक्सपीरियंस, डिग्री नहीं, ये एक्सपीरियंस लेके इस कॉर्पोरेट में जाऊंगा ना तो मेरी वर्थ नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मेरी वर्थ हो। तो मैंने NABH JCI का जो कोर्स है जो मैंने वो कंप्लीट करा। NABH करा, JCI नहीं, NABH करा, एक्रेडिटेशन को करा, उसके बारे में स्टडी करी, उसके सारे जो SOPs हैं, उसके जो सारे जितने भी कहना चाहिए इंडिकेटर्स हैं उसके, वो सब मैंने पढ़े, स्टडी करी। और फिर मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसा हॉस्पिटल ढूंढा जो एक्रीडेट नहीं है, जिसने अभी एक्रीडेशन के लिए अप्लाई करा है या अप्लाई नहीं किया है, जो अप्लाई करने वाला है। तो थोड़ा सा रिसर्च करी तो मुझे पता लगा यार ये हॉस्पिटल अभी नया है और पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे, पर ये अभी एक्रीडेशन की प्रोसेस में है, इसने अप्लाई नहीं करा है, ये NABH एक्रीडेट या रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये डेफिनेटली फ्यूचर में रजिस्टर करवाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ अब सारे हॉस्पिटल को NABH रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उस समय ये रजिस्टर्ड नहीं था, क्योंकि NABH नया नया आया था। तो मुझे प्रिविलेज मिला कि मैंने देखा ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैंने क्या करा, उसमें रिज्यूम डाला और उसमें एक अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई करा एज अ मैनेजर। और जब मैंने एज अ मैनेजर उसमें अप्लाई करा, मुझे अच्छी जॉब मिल गई। अब 1 साल बाद हमारा हॉस्पिटल, क्योंकि 1 साल तक मैं वहाँ के स्टाफ को, वहाँ के लोगों के सामने अच्छी रेपुटेशन बनी, मेरा काम अच्छा लगा, मैंने लोगों को वहाँ सिस्टम बिल्डअप करे, SOPs बनाई, है ना, प्रॉपर सिस्टम बिल्डअप करा, सारी चीज़ें स्टाफ को लाइंड अप करा, काम अच्छा लगा। तो जो मेरे हॉस्पिटल के जो इंचार्ज थे, जो मैनेजर थे, जो जनरल मैनेजर थे, GM थे, उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि आदेश वी आर गोइंग फॉर द एक्रीडेशन। तो हम लोग एक्रीडेशन के लिए जा रहे हैं और हमें एक्रीडेशन के लिए कुछ स्टाफ की ज़रूरत है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। तो उन्होंने मुझे ऑफर करी थी क्वालिटी मैनेजर की जॉब की, क्या तुम क्वालिटी मैनेजर में स्टार्ट कर सकते हो, क्या तुम इसको हैंडल करोगे? तो मैंने उनको बताया सर मैंने ऑलरेडी NABH के बारे में पढ़ा है। तो उन्होंने मुझे एज अ क्वालिटी मैनेजर के लिए मुझे प्रमोट करा। तो उस हॉस्पिटल में एज अ NABH का क्वालिटी मैनेजर बना और NABH के एक्रीडेशन पे मैंने पूरे प्रोसेस को, अपने पूरे हॉस्पिटल को NABH एक्रीडेशन अप्रूवल करवाया। तो मुझे मालूम है, जैसे मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि डॉक्टर कालरा के साथ मेरी उस कॉन्फ्रेंस में हम मिले थे, हमारी थोड़ी देर बात हुई थी और उनके साथ बात करी थी मैंने। तो मुझे ये सारे अपॉर्चुनिटी क्यों मिली? बिकॉज अपने हॉस्पिटल को मैंने रिप्रेजेंट करा था एज एन एक्रीडेशन के लिए, एज अ क्वालिटी मैनेजर, और अपने स्टाफ के साथ में गया था। तो पेपर वर्क से लेके, लाइसेंस से लेके, SOP से लेके, इंडिकेटर से लेके, स्टाफ मैनेजमेंट से लेके, सब चीज़ मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो इसलिए मुझे पता है कि एक एक डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगता है एक्रीडेशन के लिए और कैसे मैनेज करा जा सकता है। तो उसका बेनिफिट मुझे मिला। तो मैंने क्वालिटी से अपने उस हॉस्पिटल को NABH अप्रूव्ड करवाया और उसके बाद मेरी तनख्वाह बढ़ी, मेरे को इंक्रीमेंट मिला, पोजीशन अच्छी परमानेंट मिल गई और एक अच्छा इंक्रीमेंट लिया मैंने। और फिर कुछ साल वहाँ जॉब करने के बाद मुझे मालूम था कि अब मैं एज अ क्वालिटी यहाँ से जॉब छोड़ूंगा तो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर आग बंद करके मुझे जॉब देगा, और वही हुआ। देन आई रिजाइन एंड देन आई मूव टू द बिगर कॉर्पोरेट सेक्टर। और मैंने फोर्टिस, मेदांता, मैक्स सब जगह काम करा और मैं फाइनली इंडिया से मूव आउट करा और एक बहुत ही बड़ी सैलरी के साथ मूव आउट करा हूँ। तो एक अच्छा मतलब अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मूव आउट करने के बाद मैं इस पोजीशन पे हूँ जहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, जो जैसे मैंने बोला, मैं खुल के आपको सारी बातें बताऊंगा ताकि आप मुझसे प्रैक्टिकली सीख पाओ। मेरा काम थियोरेटिकल इतना आपको सिखाना नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख रहे हो कॉलेज में और आप कॉलेज में सीख ही जाओगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी रिसर्च और थोड़ा सा स्टडी और एनालिस। अगर आपने एनालिस कर दिया, थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया, थोड़ा स्टडी कर ली ना, तो आप इस फील्ड में फोड़ोगे और आप ग्रो करोगे, 100% ग्रो करोगे। सो यस, यही है आज के वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दो, और कैसा लगा क्या और किसके बारे में आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बता देना। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे हम ग्रो करेंगे और मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आप प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट और कैसे सेविंग, मतलब पैसे को लेके भी मनी सेविंग, बेसिक सेविंग चीज़ें कैसे ग्रो कर सकते हैं, बाहर मूव आउट करने के लिए कैसे हम अप्लाई करें, वो सारे चीज़ों के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, आदिश नारायण साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।